हाँ जी, इलस्ट्रेशन एक हम कर चुके थे, जो आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। किसके मॉड्यूल का? सिलेबस 16 के, ठीक है ना। और 22 के लिए क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ मिल गया। ओके, और हाँ जी, अब ब्रांच अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या आया, रिकॉल कर लो। सबसे पहले ओपनिंग एसेट एट ब्रांच, ओके, फिर ओपनिंग लाइबिलिटीज एट ब्रांच, फिर टू गुड्स एंड टू ब्रांच, माल भेजने पर, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, जब वो ब्रांच वापस रिटर्न करे, ओके, टू कैश, जब एचओ ब्रांच के लिए खर्चा करे या एचओ ब्रांच को पैसा भेजे, बाय कैश, जब ब्रांच एचओ को पैसा भेजेगा, ओके, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज और प्रॉफिट लॉस। और अगर स्टॉक भेजा जाता है इनवॉइस प्राइस पर तो सबका लोडिंग, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व नाम से, गुड्स एंड टू ब्रांच का गुड्स एंड टू ब्रांच नाम से। ओके, ये आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है सिलेबस 16, एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7। वो इलस्ट्रेशन 6 था, अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ठीक है। चलिए, प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट। कल भी दिल्ली ब्रांच था, आज भी दिल्ली ब्रांच है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, सेम लग रहा है सारा, इवन डेटा तक सेम है। गुड्स एंड टू ब्रांच 5220, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 78, सब कुछ डिट्टो सेम है, पूरा यहां तक सेम है। और ये वाला लाइन भी सेम है, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, वही 10%, मतलब यहां तक का क्वेश्चन तो सेम है। इससे आगे दो इंफॉर्मेशन नया दे दिया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू एचओ, ओके, तो एक और ट्रांजेक्शन इंक्लूड हो गया यहां पर, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर या ब्रांच डेटर कह दो टू एचओ। तो हम क्या मानते हैं, ब्रांच डेटर से पहले ब्रांच में आया होगा और फिर उस ब्रांच से हेड ऑफिस गया होगा, ओके। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू एचओ, कैश, तो ये भी हम क्या मानेंगे कि ब्रांच डेटर ने पहले ये कैश ब्रांच को दिया होगा और फिर ब्रांच ने ये कैश हेड ऑफिस को दे दिया होगा। क्लियर है वाली चीज, ओके। ब्रांच डेटर कितनी भी होशियारी करे, हाँ, ब्रांच डेटर कितनी भी होशियारी करे, अपने को उसको कंसिडर नहीं करना, पहले वो ब्रांच से मिले और फिर एचओ के। अकाउंटिंग में यही ध्यान रखना है, ओके। करें शुरू, कैसे होगा सर? सर एक काम करो, जो जो डेटा है करेक्ट वो तो लिख लो, और जो जो नहीं है अवेलेबल उसके लिए हम वही अकाउंट बना लेंगे, वही स्टॉक अकाउंट, वही डेटर अकाउंट, वही पैटी कैश अकाउंट, वही कैश अकाउंट, सब वही बनेगा, ओके। चालू हो जाए फिर। हाँ जी, करो। इन द बुक्स ऑफ एचओ दिल्ली ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट नंबर। हाँ जी, ओपनिंग एसेट्स, अब ओपनिंग एसेट में वही ओपनिंग स्टॉक, डेटर, पेटी कैश और फर्नीचर, डिट्टो, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर। स्टॉक कितना, 17,80,000 का, डेटर्स 1,40,000 के, पेटी कैश 2,500 का और फर्नीचर था 60,000 का। ये लो जी, ये फर्स्ट नंबर रिकॉर्ड हो गया, ओपनिंग एसेट्स एट ब्रांच। सेकंड नंबर पे ओपनिंग लाइबिलिटीज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी, क्रेडिटर्स 60,000, ओके, बस। अच्छा, थर्ड नंबर
टू गुड्स एंड टू ब्रांच। कितने का माल भेजा था सर? ये हो गया है अपना फर्स्ट नंबर, ये हो गया अपना सेकंड नंबर। गुड्स एंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, थर्ड नंबर। ये तो हम, ये लिखने से क्या होता है, हमें याद हो जाता है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, और कुछ नहीं है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हाँ तुम कर लो, नहीं तो कह रहा हूं तुम कर लो, ठीक है। नहीं, गुड्स एंड टू ब्रांच स्पेशल अकाउंटिंग है। खर्चा और इनकम का अगर मैं बोलूंगा तो कहाँ पे स्टॉक खर्चा है, कहाँ पे डेटर खर्चा है, कहाँ पे पेटी कैश खर्चा है, क्रेडिटर्स क्या आपकी इनकम है? नहीं। ओके, तुम ट्राई करो, ठीक है। टू कैश भी लिखा जाता है, बाय कैश भी लिखा जाता है, तो डेबिट की क्रेडिट? समझा? सब इसमें है, नॉमिनल अकाउंट भी यही है, रियल अकाउंट भी यही है, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट भी यही है, जो है बस एक ही है, ठीक है। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, जैसे वो नहीं था जॉइंट वेंचर विद को वेंचर वाला, वो जॉइंट वेंचर का रोल भी प्ले कर रहा था और को वेंचर का रोल भी प्ले कर रहा था। देखो, टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना, 50 to 20। ओके, अब क्या लिखें फिर फोर्थ नंबर पे? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। मतलब मुश्किल यहां पर नहीं है ब्रांच अकाउंट बनाने में, परेशानी होती है उसके वो मेमोरेंडम से डिटेल्स कैलकुलेट करना। बाय गुड्स एंड टू ब्रांच कितना, 78,000। हाँ वो भी आएगा अभी, या तो एक साथ लिख दो कि भैया, या फिर अलग अलग लिख दो। मतलब एक बार मैंने बाय गुड्स एंड टू ब्रांच लिख दिया, फिर अगेन बाय गुड्स एंड टू ब्रांच वापस लिख सकता हूँ। या फिर आप क्या करो, चलो अब याद आ ही गया है, तो देखो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, तो यहां पर भी क्या हो रहा था, स्टॉक ब्रांच क्या कर रहा था, एचओ को भेज रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, ब्रांच का डेटर किसको भेज रहा है, एचओ को। तो अपन तो क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि ब्रांच डेटर से ब्रांच के पास आया होगा, ब्रांच से एचओ के पास आया होगा, और यहाँ पर क्या गया होगा, कैश गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, कर लो, लिखो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, और इसमें दो अलग अलग दिखा दो। कौन सी ब्रांच है? हाँ जी, दिल्ली ब्रांच टू एचओ, कितने का, 78,000 का। और ब्रांच कस्टमर से एचओ, ब्रांच कस्टमर से एचओ, कितने का, रुक जाओ, क्या ये 12 आएगा? ब्रांच डेटर ने आपको इतने का माल लौटाया है, तो ब्रांच डेटर को तो जो आपने माल बेचा होगा वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में बेचा होगा, तो ये जो 12,000 वो सेल वैल्यू पर होगा, लेकिन हम तो लौटाएंगे किस पे, कॉस्ट पे। बंदे ने हमको कॉस्ट पे माल भेजा है, तो हम भी उसको किस पे लौटाएंगे, कॉस्ट पे। तो कॉस्टिंग कितनी आएगी ब्रांच कस्टमर टू एचओ, तो वो 8,000 लिखिए यहाँ पर। नीचे कहीं जगह होगी, वहां पे हम वर्किंग नोट बना देंगे कि 8,000 कैसे आया। हाँ, ब्रैकेट में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जगह कम पड़ने के डर से हमने यहाँ पे लिख रहे हैं कि 8,000 कैसे आया, स्टार मार्क लगा दिया। और 12,000 रुपये का था ना वो, तो 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 150, 8,000। नहीं,
लोडिंग कौन सा हटता है? कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस के बीच का हटता है, ठीक है। और ये क्या था? सेल वैल्यू था, तो दोनों में फर्क है, इसलिए लोडिंग यहां पर नहीं हटाएंगे हम इसका। चलिए, ऐसे लिखने को मैच तो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आप 12 लिखोगे, उधर 4 लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो भाई माल लौट के आ गया, रिवर्स हो गया नक्की, इसका लोडिंग वोडिंग नहीं हटाना अपने को। वरना क्या होगा, देखो अकाउंटिंग होगी तो सभी इनवॉइस प्राइस पे होगी, और कॉस्ट पे हो रही तो सारी फिर कॉस्ट पे ही हो रही है। नाउ अच्छा, और क्या होगा? तो 4th नंबर पे ध्यान रखने का एक चीज ऐड हो गई है कि जब ब्रांच ने एचओ को लौटाया 78,000 का, ये तो डायरेक्ट था कि डायरेक्ट ब्रांच ने लौटाया, और ये क्या था? इनडायरेक्ट कि डेटर ने एचओ को लौटाया। तो दोनों ही चीजें यहां पर आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच रिकॉर्ड करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कस्टमर ने ब्रांच को ही तो लौटाया है, इसमें एचओ का तो कोई रोल। अच्छा, कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, कस्टमर से ब्रांच के पास पैसा आया, ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, इसके लिए हम अकाउंट वगैरह बनाएंगे, देखेंगे कितना पैसा हमको नेट मिल रहा है और वो एचओ को भेज देंगे। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, नो। चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, आएगा कि नहीं आएगा? यस। 5th नंबर होता है ये वाला, ओके जी। 5th नंबर, जब पैसा भेजता है एचओ ब्रांच को पैसा भेजता है, तो टू कैश कितना? टू कैश या टू बैंक? 498,700, 498,700, ओके जी। अब मुझे और क्या क्या चाहिए सर? 5 नंबर ही हो गया। 6 नंबर पे क्या आता है? बाय कैश और बैंक, तो लिख देता हूं बाय बैंक, बाय बैंक। अब बाय बैंक में भी क्या आएगा इस बार? एक तो जो दिल्ली ब्रांच क्या कर रहा है, एचओ को दे रहा है, और एक डायरेक्ट ब्रांच कस्टमर एचओ को दे रहा है, ओके। दोनों अलग अलग लिख देंगे। ये हो गया हमारा 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर पे क्या आता है? क्लोजिंग एसेट्स, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कौन कौन सी? स्टॉक है, डेटर है, पैटी कैश है, और फर्नीचर है। ये हो गया कौन सा नंबर? 7। फिर 8 नंबर पे टू बैलेंस कैरी डाउन लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स, और फिर 9th नंबर पे प्रॉफिट आ जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। क्या क्लोजिंग क्रेडिटर्स मुझे पता है? हाँ सर, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है वही क्या हो गए हैं, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं था क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग। ब्रांच ने एचओ को कितना पैसा भेजा? 2,80,000। तुमने कैलकुलेट कर दिया? अच्छा, हाँ जी। ब्रांच ने एचओ को कितना पैसा भेजा अभी तक पता नहीं है, वो तो अपने को पता करना पड़ेगा ना कि भैया उसके पास कितना पैसा आया था, उसमें से कितना उसने खर्चा वर्चा कर दिया, अब जो बचा है वो किसको भेजेगा? एचओ को भेजेगा, ठीक है। लेकिन ब्रांच कस्टमर ने एचओ को भेजा, ये पता है क्या? हाँ सर, ब्रांच कस्टमर ने एचओ को कितने भेजा? 2,80,000। ये लो जी, 2,80,000। इधर क्यों लिख रहे हैं? यही मान रहे हैं ना कि ब्रांच ने भेजा है, यही मान रहे हैं कि ब्रांच ने भेजा है। एचओ अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। पैसा आया है, देने वाला कौन? दिल्ली ब्रांच। तो पैसा आया तब भी हम, कस्टमर ने डायरेक्ट भेजा, फिर भी हम क्रेडिट कस्टमर को नहीं कर रहे, हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं? दिल्ली ब्रांच को।
क्योंकि हमने जब ब्रांच डेटर को कस्टमर को पहले डेबिट किया ही नहीं था, हम कौन, एचओ, हमने डेटर से पहले रिलेशन रखा था क्या, माल बेचा था तो डेटर को डेबिट किया था क्या, नहीं। तो अभी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर करेंगे कि दिल्ली ब्रांच करेंगे, दिल्ली ब्रांच करेंगे। क्लियर है? ओके। और कोई स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर में से किसी का क्लोजिंग बैलेंस पता है? मैंने कहा हाँ, फर्नीचर का पता है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना था? 10% लगाना था। तो फर्नीचर ओपनिंग में 60 था, 60 में से 10% हटा दो। हाँ जी, 60 माइनस 6, 54,000। अभी तुमको क्लोजिंग स्टॉक पता करना है, क्लोजिंग डेटर पता करना है, क्लोजिंग पेटी कैश पता करना है, और दिल्ली ब्रांच टू एचओ, वही कल वाली चीजें वापस अपने को कैलकुलेट करनी है। इस बार जगह कम है, तुमको बता देता हूं मैं। तो कैसे करोगे? सिर्फ ब्रांच डेटर और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, पेटी कैश और कैश नहीं बनाना है। ठीक है? क्यों नहीं बनाना बताएंगे। देखो क्या बना सकते हो वर्किंग नोट के अंदर, छोटा छोटा, क्या, मेमोरेंडम, ब्रांच, पहले कौन सा बनाए, स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम, ब्रांच, स्टॉक अकाउंट। हाँ जी, कल बनाया था ना आप लोगों ने, ट्राई करो। स्टॉक एसेट होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए जब भी स्टॉक आएगा तो डेबिट साइड इंक्रीज होगा, तो और जब भी स्टॉक जाएगा हमारे पास से तो क्रेडिट साइड। ये स्टॉक अकाउंट किस पे मेंटेन हो रहा है? एट कॉस्ट। एट कॉस्ट। सर ये एट आईपीपी मेंटेन हो सकता है क्या? हाँ सर, आईपीपी हो सकता है। अगर अकाउंटिंग आईपीपी होगी तो आईपीपी मेंटेन कर लेंगे। चलिए, स्टॉक कौन कौन सा आया? सबसे पहले तो ओपनिंग में था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग स्टॉक कितना? 17,80,000। फिर और आया था, ब्रांच ने में भेजा था स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, तो गुड्स एंड टू ब्रांच कितना? 5220। ओके, 5220। और कहीं से आया था क्या? अगर अकाउंटिंग करना है तो कर सकते हैं। स्टॉक हमारे पास कस्टमर से आया और फिर हमने किसको दे दिया? हेड ऑफिस को। बट ये मेमोरेंडम अकाउंट है तो जरूरी नहीं है कि अपन सारा अकाउंटिंग करें ही। अच्छा, मान लो कस्टमर से आया तो हम क्या करेंगे? टू ब्रांच डेटर, रुक जाना एक बार, हम क्या करेंगे? टू ब्रांच डेटर, कितने रुपए का माल आया कॉस्टिंग पे? 8,000 का। और फिर हम क्या कर देंगे? लौटा रहे हैं तो इधर आ जाएगा बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। अच्छा, लौटा कितने का रहे हैं? दो तरीके का माल लौटा रहे हैं। एक तो हम डायरेक्ट लौटा रहे थे, कितने का? 78,000 का। और एक जो कस्टमर से आया 8,000 रुपए, वो भी लौटा रहे हैं। टोटल कितना हो गया? 78 और 8, 86,000। बट क्या ये एंट्री सही थी? क्या कस्टमर से आया है उसे इस तरीके से दिखाएं? हाँ सर, दिखा सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या और कोई तरीका भी है कस्टमर से आया उसको दिखाने का? सर कस्टमर से हमारे पास आया है तो हमने पहले उसको माल बेचा था, अब वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न की तरह भी ट्रीट हो सकता है। सेल्स रिटर्न की तरह भी तो ट्रीट हो सकता है ना। तो कल सेल्स, ये भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है। अच्छा, और एक और तरीका क्या हो सकता है? भाई ये भी सही है,
मेमोरेंडम अकाउंट बना रहे हैं भैया, कस्टमर से अपन ने देख लिया, अलग से आया, बट ये भी तो था तो सेल्स रिटर्न ही ना। कल भी तो हमने सेल्स रिटर्न को ट्रीट किया था, कैसा किया था, कहाँ गया स्टॉक, हाँ सर ये कैश सेल्स था, ये क्रेडिट सेल्स था, और ये सेल्स रिटर्न था। तो यहाँ पे जैसे सेल्स रिटर्न 57,000 हमने लेस करके नेट सेल्स निकाला और फिर नेट सेल्स का कॉस्ट हमने निकल गया। आज भी हम वैसे कर सकते हैं ना, आज भी हम वैसे कर सकते हैं। तो अगर, अच्छा अगर मैं ऐसे ही करता हूं तो मेरा क्या होगा, अभी मैंने कहा देखो जी मेरे पास से माल कितना गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आज भी मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं कहा देखो जी कैश सेल्स कितना था कैश सेल्स 320, क्रेडिट सेल्स कितना था 72,94,000, माइनस सेल्स रिटर्न कितना था 57,000 का कस्टमर ने हमें लौटाया था माल, इनटू 100/150। देखते चलो बस, लिखना नहीं अभी। कितना आया 50,30,000। ओके, कल भी ये आ रहा था अमाउंट 50,38,000। अच्छा, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, और अगर दिमाग में क्लिक हो जाए तो एक बात बताओ, अगर मैं इधर 8 ना लिखकर इस 8 को भी यहां ही माइनस कर दूं तो चलेगा क्या, चलेगा। वो कब हो पाएगा, जब मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरीके से कैलकुलेट करूं, मैं का माल बेचा 320 का प्लस 72,94 का माइनस लौट के आया 57,000 का, और माइनस जो 12,000 का लौट के आया वो भी लिख दो यहां पर, वो भी तो हमारे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न ही है, और फिर इंटू 100/150 कर दो, कितना आ जाएगा 50 लाख। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 50,38 लिखा और उधर 50,38,000 लिखा, इधर 8,000 लिख दिया, और नेट क्या आ गया फिर 50,30,000। अपने मॉड्यूल में डायरेक्ट क्या कर रखा है 50,30,000 नेट कर रखा है, मेमोरेंडम अकाउंट है ना, कैसे भी करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके सर, सही क्या रहेगा, सही ये वाला रहेगा, क्यों रहेगा, आगे जाके जब हम स्टॉक एंड डेटर मेथड पढ़ेंगे ना, तो जब हम डेटर को माल बेचेंगे तो हम एंट्री करते हैं उसमें ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जब हम माल बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे आगे नेक्स्ट मेथड में, डेटर टू स्टॉक फॉर सेल, और जब सेल्स रिटर्न होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट फॉर द सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न वाली एंट्री 8 से होगी कि 12 से होगी, 12 से होगी। और अगर मैंने यहां पे स्टॉक टू डेटर 8 दिखा दिया तो वो फिर मिसमैच हो जाएगा आगे जाकर, यहां पर तो मेमोरेंडम अकाउंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके वो अपने को 12 पे ही दिखाना है, तो आदत वही डाल लेते हैं अपन पहले से ही कि भैया 8 नहीं कितने पे 12 पे ही दिखाएंगे, वो सेल्स रिटर्न है। जब भी ब्रांच का कस्टमर ब्रांच को माल लौटाता है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से पहला ट्रांजेक्शन वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया है, और फिर ब्रांच जब एचओ को लौटाएगा वो नॉर्मल तरीके से लौटा देगा। तो उस एक ही ट्रांजेक्शन को अपने को दो तरीके से बांट देना। अच्छा, ब्रांच डेटा जब ब्रांच को पैसा दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास हमारे डेटा हमको पैसा दे रहे हैं, और फिर हम किसको लौटा रहे हैं, एचओ को लौटा रहे हैं। क्लियर है वाली चीज, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम कैसा करें सर, इन शॉर्ट यहाँ रहने देते हैं टू ब्रांच डेटर, और यहां पर ही हम क्या कर देते हैं -57, और ये भी सेल्स रिटर्न है 12,000 का, इंटू 100/150। हाँ जी, कितना आएगा 50,30,000। $50,30,000। ओके सर, 1780 का माल ओपनिंग में था, फिर 5220 का हमारे पास एचओ से आया, फिर गया कहाँ पे, मैंने कहा देखो गया का तो ऐसा है कि या तो मैं एचओ को लौटा दूंगा या मैं माल बेच दूंगा। तो एचओ को मैंने लौटाया कितने का 78,000 का प्लस 8,000 का।
हाँ जी सर, लौटाया ना 78,000 का और प्लस 8,000 का, टोटल मैंने माल लौटा दिया एचओ को। और बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या होगा सर, मैंने 320 का माल बेचा प्लस 7294 का बेचा माइनस 57,000 सेल्स रिटर्न है, और ये 12,000 भी मेरे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है, इंटू 100/150। तो इतने रुपए की जो कॉस्टिंग का माल मैंने बेच दिया, मेरे पास से इतने रुपए की कॉस्टिंग का माल डेटर्स के पास चला गया नेट। ओके, अब देखो कितना बचा आपके पास बाय बैलेंस, कैरेट डाउन 18,84,000। क्या हम इस वैल्यू को ब्रांच अकाउंट में लिख सकते हैं? लिख दो। कल भी यही था क्या अमाउंट, सेम था? अच्छा ओके, हाँ जी, फर्क क्यों नहीं पड़ा? 8,000 भैया एक बार हमारे पास से आए और हमने एचओ को दे दिए, तो एक बार वो माल आया और एक बार वो चला गया, सिंपल, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा स्टॉक अकाउंट पे। अच्छा, फिर ब्रांच डेटर अकाउंट भी बना दो, ब्रांच डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम, ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या इसमें कोई चेंज आता है क्या, देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस में, इसमें तो आना चाहिए। तुमको क्या लगता है आएगा? हाँ जी, देखो डेटर का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो डेटर बढ़ेंगे तो प्लस डेबिट साइड और माइनस क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपके यहां हम देखेंगे कि ब्रांच में ओपनिंग डेटर्स कितने हैं, कितने थे ओपनिंग डेटर्स, 1,40,000। फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आपके डेटर बढ़े क्या? सर डेटर कैसे बढ़ते हैं, क्रेडिट सेल से, तो टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट वाला ओनली 72,94,000। ओके, फिर सर यहां पे और क्या क्या आता है, डेटर में क्या क्या आता है, सेल्स रिटर्न आता है, ठीक है ना, सेल्स, हाँ रिटर्न आता है उसमें। सर इस बार सेल्स रिटर्न में दो है, एक तो कस्टमर ने क्या किया, अपने को लौटाया, और एक कस्टमर ने क्या किया, एचओ को लौटाया। तो दोनों में हम ये मान रहे हैं कि हमें लौटाया सेल्स रिटर्न, तो एक तो क्या हुआ रिटर्न टू, हाँ एक तो हो गया कस्टमर टू ब्रांच, एक हो गया कस्टमर टू एचओ। दोनों में ही हम तो क्या मानेंगे कि भैया हमें लौटाया है सेल्स रिटर्न। कस्टमर टू ब्रांच कितना था 57, और कस्टमर टू एचओ 12 लिखोगे कि 8 लिखोगे, 12। डेटर अकाउंट में तो सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा ना, वो तो स्टॉक अकाउंट था जिसपे हम कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे थे, अब डेटर वैल्यू तो सेल वैल्यू पे मेंटेन होगा, डेटर्स तो ठीक है। सर डेटर में और क्या आता है, कोई बैड डेट हुआ हो तो, कोई डिस्काउंट हुआ अलाउ किया हो तो, कोई पैसा आ गया हो तो, बाय कैश, तीनों डेटा गिवन थे ना अपने को। बैड डेट कितना था 10,000 का, डिस्काउंट कितना था 5,000 का, और पैसा कैश कितना रिसीव हुआ था 61,10,000 कैश फ्रॉम डेटर। अच्छा, अब आप यहां पर भी क्या कर सकते थे, सुनो 61,10,000, हाँ ब्रांच डेटा से क्या हमें सिर्फ ये वाला ही पैसा आया है जो कस्टमर ने हमको 61,10 दिया है, या ये वाला भी आया है, 280 भी तो आया है कैश, तो ये भी लिखो। बाय कैश में क्या लिखोगे 61,10, इसमें तो लिख दो क्या, चलो एक काम करो, बाय कैश
ये तो क्या लिखोगे, कस्टमर टू ब्रांच, और एक और बाय कैश लिख के क्या लिख दोगे, कस्टमर टू एचओ। कितना, 2,80,000। ओके, अपन तो उसको दो ट्रांजेक्शन ट्रीट कर रहे हैं। जब ब्रांच डेटर एचओ को भेजता है तो हम उसे दो ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद और कुछ डेटर के अकाउंट में नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस देख लो, 9,60,000। ओके वंशिका, 9,60,000। ओके जी, 9,60,000। कितना कैश आया था, 61, 10,000, और एचओ को भेजा था 280, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना, 9,60,000। ठीक है, तुम्हारे पास जगह बचा था क्या? अच्छा, मेरे पास नहीं बचा था। अब क्या करें सर, वो ब्रांच कैश और वो भी देख लेते हैं क्या, पैटी कैश वगैरह। हाँ जी, ब्रांच कैश और पैटी कैश, क्या उनमें कोई चेंज आएगा क्या? देखो जरा अपने पिछले वाले क्वेश्चन को, यहां हमने ब्रांच पैटी कैश और ब्रांच कैश बनाया था। अभी सोचते हैं ना थोड़ा सा ब्रांच कैश के बारे में सोचते हैं। ब्रांच कैश ओपनिंग में कितना था अपने पास, कुछ नहीं था। फिर हमने कैश सेल्स किया था 3,20,000 सेम। ओके, और पैसा कहां से आया था, एचओ ने भेजा था कितने का, 498,700, 498,700, जिसमें तो एक तो रेंट का था, एक सैलरी का था, और एक पैटी एक्सपेंसेस करने के लिए हमको दिया था। अच्छा, और कहीं से पैसा आया था क्या? हाँ सर, पैसा कहां से आया था, ब्रांच डेटर से आया था, कितने का, 61, 10,000 का। सर कस्टमर ने एक और पैसा दिया है ना, ठीक है ना। ओके, क्या वो भी दिखाएंगे क्या? देखो, हाँ जी, वो आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आया और किसको मिल गया, एचओ को मिल गया। या फिर आप इधर दिखाओगे, एक बार डेबिट में दिखाओगे और दूसरी तरफ वापस क्या कर दोगे, क्रेडिट में दिखा दोगे, रेमिटेंस टू एचओ के नाम से, ठीक है ना। तो आपको सेम रहेगा। भाई अगर आप यहां पर दिखाते हो कितना पैसा आया था उससे, 280 क्या, इधर अगर 280 दिखाते हो तो इधर भी क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा कि भैया हमने एचओ को 280 और भेजा, तो वो भी अलग से करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन फिर तुम गलती क्या कर दोगे कि तुम ये दिखा दोगे कि तुमने एचओ को इतने रुपए भेजे हैं। तुम क्या दिखा दोगे कि तुमने एचओ को इतने रुपए भेजे, लेकिन तुमने तो एचओ को इतने रुपए भेजे नहीं, वो तो कस्टमर ने भेजा है। इसलिए क्या करो, कस्टमर जब तुमको पैसा दे रहा है तो तुम यहाँ मत दिखाओ, तुम्हारे पास तो पैसा आया ही नहीं ना। हाँ, कस्टमर ने तुमको पैसा, एचओ को पैसा भेजा, तो तुम अपनी बुक में डेटा तो कम करोगे। तुम्हारे कस्टमर ने तुमको पैसा भेजा तो तुम अपने डेटर्स तो कम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पैसा तुम्हें भेजे या तुम्हारे हेड ऑफिस को, तुम्हारे को अपने डेटा को तो कम करना पड़ेगा। लेकिन कैश को दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैश एक्चुअल में तुम्हारे पास आया ही नहीं है, ठीक है। तो अपन यहां नहीं दिखा रहे, इसलिए ये सेम रह जाएगा। ना तो 280 आया हुआ दिखाऊंगा और ना ही 280 गया हुआ दिखाऊंगा। ओके, अच्छा, सैलरी का खर्चा हुआ था, रेंट का खर्चा हुआ था, पैटी एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या कर दिया था, पैटी कैश में ट्रांसफर कर दिया था। बैलेंस कितना, 78,700 जो पैटी एक्सपेंसेस के लिए था वो 78,700 पैटी कैश में ट्रांसफर कर दिया, बाकी बचा एचओ को रेमेडी, मतलब सेम। इसलिए पैटी कैश हमें वापस बनाने की जरूरत, सॉरी ब्रांच कैश में वापस बनाने की जरूरत नहीं थी। वो 280 था, लेकिन 280 को हमें दिखाना नहीं था। अच्छा, क्या पैटी कैश में कोई चेंज होगा? नहीं सर, ओपनिंग वही। फिर पैटी कैश के लिए, पैटी एक्सपेंसेस के लिए हमको कितना पैसा मिला था, 78,700, उसमें से 80,000 का हमने खर्चा कर दिया और 1,200 अभी भी बचा हुआ है।
तो पेटी कैश और पेटी एक्सपेंसेस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है। डन। इसलिए मैंने स्पेस भी वहां पर नहीं छोड़ा था। आप चाहें तो अगर आपके पास स्पेस हो तो लिख सकते हैं पेटी एक्सपेंसेस और पेटी लिखो मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश एंड मेमोरेंडम branch cash account are same as last illustration, last example. धीरे धीरे देखो, बार बार हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाकर होगा, ऐसे नहीं होगा ये। और ये अगर किसी को टफ भी लगता है ना तो भी कोई बात नहीं है। कभी हम फंस जाते हैं मान लो और हमें ब्रांच का क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़े तो एटलीस्ट कुछ तो करके आएंगे, स्टेप मार्किंग ही सही, ठीक है ना। मान लो पूरा सही नहीं हो रहा हमसे, कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग तो मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ही तो चैप्टर है गंदा सा, बाकी तो अकाउंट में सारे ढंग के चैप्टर ही हैं। ओके, और इसमें भी अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया या मॉड्यूल का क्वेश्चन आ गया तब तो हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, बाकी मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी पीड़ा कि हाँ पता नहीं क्या चल रहा है, हाँ वाली, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है अपने पास, है ना। नाउ प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक और प्रैक्टिस किसके लिए, ब्रांच अकाउंट के लिए। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013, एज्यूमिंग दैट एचओ सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट प्लस। अच्छा, एचओ भेज रहा है कैसे, कॉस्ट प्लस 25%। इस बार आईपी वाला क्वेश्चन है इसका मतलब। अच्छा, उसका प्रॉफिट ही निकाला क्या अपन ने, बताओ कितना आ रहा है। अच्छा, अपन ने डेटर्स वगैरह वैल्यूज भी नहीं लिखी। डेटर्स कितना वैल्यू 960, ओके, और पेटी कैश का कितना वैल्यू 1200। बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है। ये भी लिख दो, रेमिटेंस वाला कितना 64 लाख। ये तो सेम वही था जो कल था, पेटी कैश वाला बैलेंस, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला 64,30,000। अब बताओ जनरल पी एंड एल 19,94,000। डन। हाँ, इसीलिए वो सारी वैल्यूज मैंने पहले लिख दी। मैं कहा हाँ ब्लैंक छोड़ेंगे तो याद रहेगा कि हाँ ये सब चीज़ें लिखनी है अपने को, इसीलिए वो 1 to लेकर 9 तक मैंने कर रखे हैं कि हाँ 1 to 9 तक अपने को फिल करने ही करने हैं। अच्छा सिया, ओके, हाँ देखो आगे नेक्स्ट। हाँ, फोन देखकर मुस्कुरा रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, हो गया कंप्लीट वो तो। अब हाँ, कुछ बच्चे प्रूफ देख रहे हैं कि 19,94,000 ही आ रहा है ना। हाँ देखो देखो, अरे देखो, हाँ अभी भी देख रहे हैं, हाँ अरे देख लो। अच्छा नहीं देखोगे, ठीक है। हाँ मतलब समय पे भरोसा नहीं है तुमको, नहीं है, ठीक है फिर। तो मॉड्यूल पे तो भरोसा करो। हाँ देखो, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है सर, ये आपके मॉड्यूल का 8 वाला इलस्ट्रेशन नंबर है 8। 6th हो गया, 7th हो गया और 8th कौन से सिलेबस के लिए, 16 वाला। प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। एचओ कैसे भेज रहा है, 25% प्रॉफिट जोड़कर, कॉस्ट प्लस 25%। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2012, आईपी दे रखा है, इनवॉइस प्राइस, ओके आईपी है, ठीक है। डेटर और डेटर के आगे ये क्या है, दो, ये बेचारे ये लिखना चाह रहे थे कि हाँ 1 अप्रैल 2012 को डेटर का बैलेंस इतना, मतलब ओपनिंग परचेजेस, ये क्या होता है
ओपनिंग परचेज क्या होता है? अरे सर ये ना पेटी कैश लिखना चाहते हैं। हाँ, तो आपके मॉड्यूल में भी मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे। हाँ, और अब मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं है। ये 1 अप्रैल 12, ये भी 1 अप्रैल 12। ये लो जी, हमें मिल गया अपना फर्स्ट नंबर, ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग लायबिलिटीज मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, होता तो यही हो जाता लाइन से ही। बाजू में भी देखा, कहीं नहीं दिखा। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये मेरा थर्ड नंबर एट आईपी, तो लोडिंग हटेगा। गुड्स रिटर्न टू एचओ, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया यहां पे। गुड्स रिटर्न टू एचओ ये है, ठीक है, और कैश सेल्स ये है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये है। आपके मॉड्यूल में करेक्ट है, यहां पे ही गड़बड़ हुआ है। ओके, गुड्स रिटर्न टू एचओ, एचओ को माल लौटाया ना, रिटर्न हो गया, तो कौन सा नंबर हो गया अपना वाला? फोर्थ नंबर हो गया। ठीक है जी। कैश सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं क्या? ब्रांच अकाउंट में डायरेक्ट तो रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, तो ये हम बाद में देखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बाद में देखेंगे। ओके, बैड डेट बाद में, डेट अकाउंट में। अलाउंसेस जस्ट लाइक डिस्काउंट बाद में। रिटर्न वर्ड सेल्स रिटर्न ना, बाद में। चार्जेस सेंट टू ब्रांच कहना चाह रहा है ये, हाँ ये भी मॉड्यूल की गलती है। वो भी क्या होता है, ब्रांच पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन बनाते बनाते कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चार्जेस सेंड टू ब्रांच। ओके, रेट्स एंड टैक्सेस, अच्छा कौन कौन से चार्जेस दिए हैं उसने? रेट्स एंड टैक्सेस है, सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। वो भी है ना, ऐसे नहीं करके दिया कि भैया ये 3 चीजें इसके अंदर है, ऐसा लाइन से सारी चीजें लिख दी, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, मेन एग्जाम में सही आ जाएगा। ओके, चार्जेस के अंदर ये 3 चीजें हैं, 1, 2 और ये 3। अच्छा, मतलब ब्रांच को पैसा भेजा है इन सारे खर्चों के लिए। पैसा भेजने वाला अपने कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है। ओके, फिर 6th पे क्या आता है? एचओ के पास ब्रांच से कितना आया, वो तो हमें ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 पे क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स है क्या? हाँ देखो सर, ये रही स्टॉक्ड। अरे वाह, भगवान भला करे इसका। हाँ, हाँ भगवान भला करे इसका, 7 नंबर वाली चीज हमको दे रखी है। और 8 तो आनी नहीं है, लाइब्रेरी ओपनिंग में नहीं था तो क्लोजिंग में भी नहीं आएगा। वाह, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो इसी के लिए हम ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि हाँ इस उम्मीद के साथ कि हमारे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इजी वाले भी। ओके, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नंबर तो जनरल P&L होता है। ओके, वो बना ही लेंगे, ये तो हो जाएगा सर, हम ही कर लेंगे। गुड, ट्राई करो। हाँ हाँ, करो करो, कुछ ही नहीं बनाना है इसमें तो। हाँ जी, अच्छा इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट सबसे पहले, हाँ चलो ठीक है, दिया तुमको टाइम। ओके, जिसने कर लिया वो गुड है, और जिसने नहीं किया, हाँ वो देखो मेरे साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या सर? सबसे पहले फर्स्ट नंबर, ओपनिंग एसेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ वंशिका, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन कौन से थे? दिव्यांश ट्राई करो, हो जाएगा। हाँ जी, स्टॉक, डेटर और पेटी कैश। ठीक है जी, स्टॉक कितने रुपए का? 12,500, डेटर 5,000 और पेटी कैश 1,000।
अच्छा, स्टॉक किस पे है दिव्यांश? आईपी पे। आईपी लिख दिया, जैसे मुझे क्या आइडिया रहेगा अभी कि लोडिंग हटाना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटीज, बट लाइबिलिटीज तो थी नहीं ओपनिंग लाइबिलिटीज। ओके, तो एक काम करते हैं, हाँ, हैंड टू हैंड जैसे ही हम लिखें उसका स्टॉक रिजर्व लोडिंग जरूर हटा देना चाहिए, वरना भूल जाते हैं। तो बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व कितना सर? 12,500 है, और ये हम 25% प्रॉफिट पे बेचते हैं, कॉस्ट प्लस 25, तो डिवाइड इनटू 100 डिवाइड बाय 125 कितना आया? सॉरी, 25 डिवाइड बाय 125, क्योंकि मुझे लोडिंग हटाना है, मुझे कॉस्ट थोड़ा ना लेके आना है, लोडिंग मतलब प्रॉफिट वाला अमाउंट। कितना आया? 2,500। लोडिंग तो 25 डिवाइड बाई 125 होगा ना। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। अब मुझे लोडिंग कैलकुलेट करना है तो 25 रुपए। नाउ फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम क्या लिखते हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो लिख दिया मैंने यहां पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ओके। कितने रुपए का माल भेजा? 40,000 का आईपी पे, ओके। 40,000 का आईपी पे। आईपी पे भेजेंगे तो क्या करना पड़ेगा? लोडिंग हटा देते हैं, साथ साथ में हटा दो। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, वैल्यू 40,000 है, इंटू 25 अपॉन 125, 8,000 रुपए। लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटीज, गुड्स सेंट टू ब्रांच, देन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ओके। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब एक्चुअली आप तो सब कुछ एक ही कलर से लिखोगे ना, तो आपको साथ साथ में क्या लिख देना चाहिए? जैसे ये लोडिंग का अमाउंट है, ऐसा लोडिंग वर्ड लिख दो। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, तो ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ऐसे। और बाकी आप यहां पे लिख सकते हो क्या? HO टू ब्रांच, और यहां पे क्या लिख दोगे? ब्रांच टू HO। वैसे भी अगर एक से ज्यादा होता, अदर ब्रांच टू ब्रांच, ब्रांच टू अदर ब्रांच, कस्टमर टू HO, तो अपन अलग अलग लिखते ही ना वैसे भी, तो इसमें एक हो तो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ब्रांच ने HO को कितने का माल लौटाया? 5,000। आईपी पे होगा, हाँ सर, गुड्स रिटर्न टू HO 5,000, फोर्थ नंबर, तो ये भी आईपी पे है, इसकी भी लोडिंग हटा दो। आईपी, उसकी भी लोडिंग हटा देते हैं। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, $5,000 इंटू 25 अपॉन 125 कितना आएगा? 1,000 लोडिंग। ओके। अगेन एसेट्स लिख लिया, लाइबिलिटीज लिख लिया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच लिख दिया, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच लिख दिया। फिफ्थ नंबर पे पैसा जो भेजा टू कैश, ओके, टू कैश या टू बैंक, हाँ जी ये लो टू बैंक। बस पैसा कौन कौन सा भेजा? चार्जेस, हाँ, सेंड टू ब्रांच 3, 8 और 1 कितना हुआ? 12,000। 12,000, 3,000, 8,000 और 1,000। 3 खर्चे करने के लिए अपन ने इसको पैसा भेजा, और तीनों के तीनों खर्चे ही हैं। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन में तो क्या था? 2 खर्चा था और 1 पैटी एक्सपेंसेस का हो गया, तो हमने उसको पैटी कैश में ट्रांसफर किया। अभी तो तीनों के तीनों क्या है? खर्च हैं। HO से आया और खर्च हो गया, वो कैश तो डायरेक्ट, ओके।
तो हमने ओपनिंग एसेट लिख दिया, ओपनिंग लायबिलिटी लिख दिया, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दिया, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दिया, टू कैश भी लिख दिया. नाउ बाय कैश, बाय बैंक. इसके लिए तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना. ओके, देखेंगे कि हम एचओ को कितने रुपए भेज रहे हैं. ओके, या एचओ देखेगा कि ब्रांच से कितने रुपए आ रहे हैं. ओके, ये कैसे पता चलेगा? वही ब्रांच कैश अकाउंट बनाकर, ब्रांच के पास कितना पैसा था और उसमें से, हाँ ठीक है, देखेंगे. और क्या क्या आएगा? हाँ जी, ये कौन सा नंबर हो गया सर? 6 नंबर. फिर 7 नंबर क्लोजिंग एसेट्स और 8 नंबर क्लोजिंग लायबिलिटीज. ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के, क्लोजिंग एसेट जगह छोड़ के लिख दें क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. स्टॉक है, डेटर है और पेटी कैश है. क्या आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है? वाओ. स्टॉक कितना? 15,000. डेटर 4,000. पेटी कैश 1,000. ओके, और स्टॉक किस पे है? इसका लोडिंग हटाना पड़ेगा. चलिए इसका लोडिंग हटा देते हैं. टू स्टॉक रिजर्व कितना? 15,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 कितना हुआ? 3,000. ओके, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग एसेट लिख दिया, क्लोजिंग लायबिलिटीज है नहीं. अब तो प्रॉफिट लॉस आएगा, बस केवल हम इस बैंक का कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो बैंक का कैलकुलेशन में क्या होगा? देखो, मेरे पास कोई ओपनिंग है क्या? सर ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं है, निल. स्टार्टिंग में नहीं है ओपनिंग बैलेंस, अगर देखूं तो निल. ओके, फिर उसके बाद, हाँ जी, मेरे पास पैसा कहां कहां से आ सकता है? सर मेरे पास पैसा आने के सोर्स है, एचओ से आ सकता है और डेटर से आ सकता है. ठीक है, एचओ से आया. अगर मैं देखूं पूरा, लिखने की पूरी कोई जरूरी नहीं है, एक बार सिर्फ देखते चलो. कैश रिसीव्ड कहां कहां से? फ्रॉम एचओ. एचओ से कितना पैसा आया था? सर 12,000 आया था. ओके, और कस्टमर से? फ्रॉम कस्टमर, यहां ये पूरा नहीं लिखना. फ्रॉम कस्टमर कितना? सर कस्टमर से कैश सेल्स जो है वो भी कस्टमर से आया हुआ है, एक तरीके से माल बेचा वो. और डेटर से आया 30,000, वो भी, तो 30 और 12 42. ओके, पैसा लगा कहां होगा? खर्चे वर्चे हुए होंगे, ठीक है ना, वो पैसा लग गया होगा. ओके जी, हाँ जी, माइनस कर देते हैं क्या? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? सर वो तीनों एक्सपेंसेस ही थे. 3, 8 और 1 कितना? 12,000. अल्टीमेटली अपने पास बचेगा कितना? 42,000. तो बन गया ब्रांच कैश अकाउंट. बस, तो ये जो 42 बचा वो हम किसको रेमिट कर देंगे? एचओ को रेमिट कर देंगे. एचओ रिसीव कर लेगा ब्रांच से 42,000. क्लियर क्या ये वाली चीज? ओके, प्लस कैश रिसीव्ड और माइनस एक्सपेंसेस पेड. एक्सपेंसेस पेड. ओके, हाँ जी, 42 कहां से आया? कस्टमर से. कैश सेल्स और प्लस कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर. भाई पैसा कहां कहां से आ सकता है ब्रांच के पास? या तो एचओ से आएगा या कस्टमर से आएगा. माइनस पैसा कहां जाएगा? या तो तुमने कुछ खर्चे वर्चे कर लिए होंगे, या फिर बाकी बचा क्या कर दो? एचओ को भेज दिया होगा. तो बाकी बचा एचओ कितना बचा? 42,000. हाँ जी, कुछ समझ में आया क्या? ब्रांच कैश अकाउंट भी बना सकते हो इसके लिए प्रॉपर. कितना आया डेबिट साइड, कितना गया क्रेडिट साइड. जो बाकी बचा बैलेंस किसको भेज दो? एचओ को भेज दो.
डन। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में देखो, आप चाहते तो बाय बैंक हमने इस तरीके से अलग अलग दिखा रखा है ना, कि दिल्ली ब्रांच ने एचओ को इतना भेजा और ब्रांच कस्टमर ने एचओ को इतना भेजा, और फिर मैंने कहा था कि ब्रांच कैश सेम वैसा ही बन जाएगा जैसा पहले। इसमें भी आप चाहते तो क्या कर सकते थे, ब्रांच कैश अगर आप, जैसा मैंने यहां पे किया, 280 आया था ना कस्टमर से, मैं कहा 280 इधर लिखना पड़ेगा और 280 इधर भी लिखना पड़ेगा, तो अपन ने लिखा ही नहीं। अच्छा, लिख भी देते तो क्या प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 280 इधर से आया हुआ दिखा दोगे तो एचओ को कितना भेजा हुआ दिखाओगे, 6430 प्लस 280। तो यहां पर एचओ को अपन ने भेजा कितना है, 6430 प्लस 280 भेजा है कि नहीं भेजा है, तो यहां पे बाय बैंक में डायरेक्ट वो अमाउंट आ जाएगा। वहां पे आप क्या दिखा दोगे, यहाँ पे अगर आप ब्रांच कैश में दिखा दोगे भैया कस्टमर से हमारे पास और आए हैं, कस्टमर ने हालांकि एचओ को भेजा था, लेकिन हम पहले दिखाएंगे कस्टमर ने हमें भेजा और हमने एचओ को भेजा है, तो कैश टू कस्टमर और फिर बाय एचओ में ये इतना अमाउंट आ जाएगा कि एचओ को हमने कितना भेजा है, 6430 प्लस 280। और तो एचओ भी अपनी बुक्स में क्या लिखेगा कि हाँ जी ब्रांच ने हमें कितना भेजा है, 6430 प्लस 280। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अलग अलग दिखाया उसकी जगह अपन क्या कर सकते थे, एक साथ भी दिखा देते, कौन मना करने वाला था, एंड नाम तो वही आना है ना, बाय बैंक, तो वो भी सही रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए और ट्राई करें, हाँ जी करो। सर इसके अंदर प्रॉफिट तो बता दो, 9th नंबर, ये हम हर बार भूल जाते हैं। टू जनरल पी एंड एल कितना, बाकी सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए ना हमने, चेक कर लो। बैलेंसिंग अमाउंट लिख दिया, ठीक है। अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, अब कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा और आ जाएगा। कैसे सर, आपने तो अभी नोट्स में दूसरा मेथड चालू कर दिया, मैं कहा नहीं स्कैनर की क्वेश्चन भी करेंगे पहले। अगर क्लोजिंग बैलेंस इसका 1200 हो जाता है और कोई रिलेशन नहीं होती तो जो 200 जो होता उसको अपन वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। जैसे फर्नीचर ओपनिंग में 60 है, क्लोजिंग में 54 है, तो अपने आप एडजस्ट हो गया ना, वो अपने आप एडजस्ट। हाँ पैटी कैश है 1000 है, आप देखो कर, पैटी कैश है 1000, उसमें आपको ये करना पड़ेगा, फिर 1000 है, क्लोजिंग में कितना है 1200 है, तो 200 कहाँ से आया, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन ही उस तरीके से बना के देगा, वो आपने एचओ ने आपको भेजा होगा तभी रखा होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर अगर 200 रुपये बढ़ा है, इसका मतलब आपने एचओ को जब भेजा होगा उसमें फिर कम भेजा होगा, आप इसमें 200 को अपने मेन कैश से ट्रांसफर कर लो इसमें, अगर ऐसा सीन हो ना तो हाँ आपको करना होगा, क्या करना होगा, अच्छा वो लिख ले, आपको क्या करना होगा, पैटी कैश है, पैटी कैश में 200 रुपये बढ़ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, 1000 ओपनिंग में, अगर 1200 क्लोजिंग में हो तो क्या करना चाहिए, तो आप 200 कहाँ से आए, मेन कैश से ही तो इसमें डाला होगा, अगर या तो ब्रांच से एचओ से आया होगा या फिर आपके मेन कैश से आया होगा, तो आपने क्या किया, आपके मेन कैश से डाल दिया इसके अंदर। अब इससे क्या हो गया, मेन कैश तो कम हो गया ना, मेन कैश अगर कम हो जाएगा तो आप एचओ को भी फिर कम ही पैसा रेमिट करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग रेमिटेंस में आ जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। फिर वो अपन प्रॉपर जैसा अकाउंटिंग करते हैं ना, वही कैश अकाउंट है, वही पैटी कैश अकाउंट है, वही डेटर अकाउंट है, और वही स्टॉक अकाउंट कभी हमने बनाया नहीं, लेकिन हाँ स्टॉक एट कॉस्ट वही है, सब कुछ वही है, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम जो अकाउंट बन रहा है ना, जो आज तक हम बनाते हैं सेम वही है, कोई चेंज नहीं करना, आपको जैसा लगे कि हाँ पैसा आया डेबिट साइड, पैसा गया क्रेडिट साइड, डेटर बढ़े डेबिट साइड, डेटर कम हुए क्रेडिट साइड, तो वो मेमोरेंडम में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ये गिने चुने वही लाइंस अपने को लिखनी है ब्रांच अकाउंट में, 9 पॉइंट्स, ओके लिख लिया अभी प्रियांशु, बोलिया तो नहीं, कब बोला, रोकने को तो तब बोल दिया कि हाँ सर रुको, अच्छा मैं बात करने लगा हुआ था, तुम्हारी सुनी नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है,
हाँ जी, ये स्कैनर है और इसमें हम आते हैं पेज नंबर 421। पेज नंबर है 421। डिपार्टमेंटल से पहले ये वाला ब्रांच, और ब्रांच का क्वेश्चन हम कर रहे हैं कौन से ईयर में आया हुआ? 2019 जून। 2019 जून। उसके बाद तो क्या हो गया था, फिर वो ऑनलाइन पेपर आने लग गए थे, तो वो आए और नहीं आए बराबर है, कभी अटेम्प्ट हुआ था कभी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो 2019 जून अब वापस प्रॉपर एग्जाम एक्चुअली लगेंगे इस बार से। रुक्मणी स्टोर्स दिल्ली इनवॉइस गुड्स टू इट्स जयपुर ब्रांच, ओके वैदई, at the rate 20% less than the catalog price, which is cost plus 50% with the instruction। अरे ये क्या बोल रहा है? दिल्ली ने जयपुर ब्रांच को भेजा, कैसे भेजा? at 20% less than the catalog price। अच्छा, कैटलॉग प्राइस से 20% कम पे, और कैटलॉग प्राइस क्या है? विच इज कॉस्ट प्लस 50%। तो मुझे आईपी बताना एक बार, सोच लो वापस। तो दिल्ली ने जयपुर ब्रांच को कैसे भेजा? 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस, और ये कैटलॉग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 50% है। तो बताइए आईपी क्या होगा? एज्यूम क्या कर लेते हैं? कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, ओके। तो कैटलॉग प्राइस क्या होगा? सो कैटलॉग प्राइस क्या होगा? हाँ जी, कैटलॉग प्राइस बोल रहे हैं कॉस्ट प्लस 50%, सो कैटलॉग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 50% इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50, दैट इज 150। और इनवॉइस प्राइस भेजा कैसे? तो इनवॉइस प्राइस, हाँ जी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू क्या बोला? 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस माइनस 20%। कैटलॉग प्राइस कितना? 150, और 150 का 20% कितना? 30। तो कितना आ गया? 120 रुपए इनवॉइस प्राइस। समझ में आई वाली चीज? हाँ जी, कैटलॉग प्राइस तो है कॉस्ट प्लस 50%, तो 150 हो गया, और 150 में से 20% हटा दो, 120 हो गया। तो इनवॉइस प्राइस मुझे मिल गया है 120 रुपए। इसका मतलब लोडिंग हटेगी कि नहीं हटेगी? हाँ सर, लोडिंग हटेगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा? इंस्ट्रक्शन क्या किया? दैट कैश सेल्स वर टू बी मेड एट द इनवॉइस प्राइस, ओके। कैश सेल्स तो कैसे करना है? इनवॉइस प्राइस पे 120 रुपए पे। और क्रेडिट सेल्स कैसे करना है आपको? एक कैटलॉग प्राइस, ओके, 150 रुपए पे। एंड अलाउ डिस्काउंट ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट। उसमें भी कोई जल्दी पैसा दे देता है तो हम उसको डिस्काउंट भी अलाउ करेंगे। डिस्काउंट खर्चा होगा तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दोगे इसको भी, है ना? हाँ सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है ना। उसको वैसे तो डिस्काउंट नहीं दे, डिस्काउंट का हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। चलो कोई ना। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू ब्रांच आर प्रोवाइडेड बाय रुक्मणी स्टोर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इनवॉइस स्टॉक 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019। ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है जी। किस पर होगा? इनवॉइस स्टॉक लिखा है तो ऑब्वियसली किस पर होगा? इनवॉइस प्राइस, क्योंकि हम इनवॉइस कैसे करते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर, ओके।
ब्रांच के डेटर भी है ओपनिंग में, ब्रांच का फर्नीचर भी है। ओके, तो ओपनिंग तीनों डेटा है, मेरे को फर्स्ट मेरा आइटम मिल गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और साथ साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया ना, 7th नंबर, 7 नंबर होता है ना, धीरे धीरे नंबर याद कर सकते हैं। बाय क्लोजिंग एसेट के लिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 7 8 9, लास्ट में क्या है 7 8 9 ही तो है, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लाइबिलिटीज और हाँ ठीक है, ये तो है ही, कुछ एड ऑन कुछ मिलेगा और वो भी लिख देंगे हम। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है 1 to 9, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 to 9 है तो सिर्फ 1 to 9 ही आएगा, कुछ और भी एड ऑन हो सकता है। फिर कैश सेल्स, मैंने कहा अच्छा कैश सेल्स किस पे होती है, इनवॉइस प्राइस पे। क्रेडिट सेल्स किस पे होता है, कैटलॉग प्राइस पे। ठीक है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को हम ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना, उससे जितना पैसा हमको एचओ को भेजना है केवल वही दिखाया जाता है। ठीक है सर, ये तो हम बाद में देखेंगे। गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, ये हमारा 3rd नंबर हो गया कि ब्रांच को कितना पैसा भेजा, सॉरी कितना गुड्स भेजा, 32,10,000 का। श्योर, हाँ जी 32,10,000 का। किस पे, इनवॉइस्ड टू ब्रांच, मतलब ये भी किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे, आईपी। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, आईपी। ओके 4th नंबर, ठीक है जी। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, तो एचओ चाहे खर्चे करे चाहे एचओ ब्रांच को पैसा भेजे खर्चे करने के लिए, एक ही बात है। 5th पॉइंट, ओके जी, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 5th पॉइंट, ठीक है जी। फिर आगे पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये तो ब्रांच ने खर्चा किया ना, अपने पैटी कैश से किया होगा। ठीक है, देखेंगे कितने का, 11,000 का। ठीक है, तो ये चीजें भी अपने को रिकॉर्ड ब्रांच अकाउंट में थोड़ी ना करनी है, वो तो पैटी कैश में जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर से कितना पैसा आया, ये भी ब्रांच डेटर अकाउंट में जाएगा। एचओ थोड़ी ना रिकॉर्ड करेगा ब्रांच अकाउंट में, नहीं, वो तो एचओ तो डायरेक्ट क्या देखेगा, कितना पैसा नेट आया। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ, हाँ अच्छा रेमिटेंस लिखा हुआ है इस बार तो, वाह, इस बार तो अपने को 6 नंबर ही होता है ना ये। ओके, रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ तो दे रखा है इस बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर, ये तो डेटर अकाउंट में आएगा। बैड डेट, ये भी डेटर अकाउंट के अंदर आएगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर, सेल्स रिटर्न तो वही है, हाँ सर, ये भी कहां पे जाएगा, ब्रांच डेटर अकाउंट में, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में कौन सा आइटम आएंगे, जो एचओ और ब्रांच के बीच हुए हैं। ओके, इट वॉज डिसाइडेड टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑफ ₹40 to 500 ऑन द क्लोजिंग डेटर्स फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। हमको लगता है कि जो डेटर्स जल्दी हमको पेमेंट कर देंगे तो उसके लिए हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और पड़ेगा तो हम क्या बना रहे हैं आज, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं। तो जो प्रोविजन बनाएंगे वो हमारे लिए क्या होगा, प्रोविजन किधर शो होता है, पीएनएल में टू प्रोविजन शो होता है कि नहीं होता, वैसे ही ब्रांच में भी क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शो हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 40 to 500 दिखा सकते हैं। ओके जी, फर्नीचर पे डेफिनेशन लगाना है, लगा देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जयपुर ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रुक्मणी स्टोर्स एचओ। करें शुरू, बनाओ बुक्स ऑफ रुक्मणी स्टोर्स, बुक्स ऑफ रुक्मणी स्टोर्स, चालू हो जाओ। हाँ जी, नहीं, बट ये प्रॉफिट को तो रिड्यूस कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं। एचओ ही तो बना रहा है ब्रांच के लिए प्रोविजन, तो उस ब्रांच से रिलेटेड ही हो गया कि इस पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड हमको इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इसलिए इस ब्रांच के प्रॉफिट्स को रिड्यूस करके चलो। हाँ जी, तो इन द बुक्स ऑफ, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द फटाफट कर लो, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी छोड़ दूंगा। इन द बुक्स ऑफ रुक्मणी स्टोर्स, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है वैसे भी। कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप, जयपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट या सिर्फ जयपुर ब्रांच अकाउंट, जयपुर ब्रांच अकाउंट।
हाँ जी, आप लिख सकते हो कौन सा क्वेश्चन है ये, 2019 जून 5A, फिफ्थ क्वेश्चन आया था, उसमें भी ए पार्ट ही आया था, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, इसलिए 5A लिखा हुआ है। जब 2019 जून का पेपर आया था तब फिफ्थ क्वेश्चन ये आया था। फिफ्थ क्वेश्चन में भी कौन सा वाला पार्ट, ए पार्ट। ए क्वेश्चन में भी तो अलग अलग होते हैं ना, ए बी वगैरह। ओके, 8 नंबर का ये आया था। हाँ जी, जयपुर ब्रांच बना लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट डालने की जरूरत नहीं। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कौन कौन आएगा, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर, लिख दो। स्टॉक, डेटर और फर्नीचर। हाँ जी, कितना कितना लिखा आपने, 450, 3,60,000 और 1,20। और इसे बड़ा करना है क्या, ये लो थोड़ा सा और कर दिए। हाँ जी देखो, तो 450, 360 और 1,20 लिखा। अब हाँ, लोडिंग लिख दो, या फिर क्लोजिंग लाइबिलिटीज लिखना है तो, सॉरी ओपनिंग लाइबिलिटीज लिखना है तो लिख दो। ओपनिंग लाइबिलिटीज है क्या, नहीं है, तो अभी लोडिंग लिख दें, बाय स्टॉक रिजर्व। हाँ जी, बाय स्टॉक रिजर्व। तो सबसे पहले आपने ये लिख दिया है, जो जो लिखते जा रहे हैं मैं उसको हाईलाइट करता जा रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 3 चीजें आपने यहाँ पर लिख दी है। और अब क्योंकि स्टॉक आपका किस पर है, आईपी पर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोडिंग हटाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। बाय स्टॉक रिजर्व कैसे आएगा अमाउंट, सर 4,50,000 का स्टॉक था और हमारा इनवॉइस प्राइस कितना है, 120। आपने ये तो लिखा ही नहीं होगा अभी तक, ये सब चीजें एज्यूम कॉस्ट वगैरह लिख दिया था। ओके कोई बात नहीं, लास्ट में लिख देना, आप लास्ट में लिख देना 120। तो हम क्या करेंगे, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। तो 4,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 करके देखो कितना आ रहा है, 75,000। तो ये हो गया बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। डन। अच्छा फिर क्या लिखते हैं सर, एसेट्स हो गया, लोडिंग बेटा दिया, लाइबिलिटीज भी हो गया। थर्ड नंबर पे टू गुड्स एंड टू ब्रांच, लिखो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितने रुपए का सर, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ये रहा गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच कितने रुपए का है, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच कितने रुपए का, 32,10,000 का। लिखो टू गुड्स एंड टू ब्रांच 32,10,000, और आईपी पे है तो ब्रैकेट में आईपी लिख देते हैं अपन, टू गुड्स एंड टू ब्रांच 32,10,000। और क्योंकि आईपी पे है तो क्या होगा, लोडिंग हटेगा, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। लोडिंग कैसे, 32,10,000 है इंटू 20 डिवाइड बाय 120, 5,00,000 हाँ 5,35,000, 5,35,000। ओके और आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या लिखते थे फोर्थ नंबर पे, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। फिर हम क्या लिखते हैं, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, माल कितना लौटाया वो देख लेते हैं, ये रहा रिटर्न बाय ब्रांच 84,000, 84,000। तो लिख दो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 84,000।
बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 84,000 किस पर, आईपी पर, तो इसकी लोडिंग हटाएंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कैलकुलेशन वही 84,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, 14,000, 14,000। फोर तक हो गया। 5 नंबर पे हम रिकॉर्ड करते हैं टू कैश टू बैंक, पैसा कितना भेजा, तो पैसा कितना भेजा, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, एचओ ने खर्चे पे किए, तो हमारे बिहाफ पे अगर वो खर्चे कर रहे हैं तो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हमें वो खर्च करने के लिए पैसा भेज रहे हैं तो भी हम सेम टाइप रिकॉर्ड करते हैं। तो 1,25 और 1,80 लिख दो, टू बैंक कितना, ओके लिख दो, टू बैंक 3,05,000, टू बैंक 3,05,000, 125 प्लस 180, ओके। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या होता है, 6 नंबर पे बाय बैंक लिखो, बाय बैंक, हाँ जी बाय बैंक। हर बार अब तक हमको ये कैलकुलेट करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने दे रखा है, रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ 32 लाख, लिख रखा था ना बाय बैंक, हाँ ओके। 5 हो गया, 6 हो गया। 7 पे क्लोजिंग एसेट्स लिखो, हाँ जी क्लोजिंग एसेट्स बाय बैलेंस कैरेट डाउन, स्टॉक होगा, डेटर होगा, फर्नीचर होगा। अभी तक तो हमको यही पता है, कैश का हमें कोई आइडिया नहीं है अभी तक, हम इस चीज से अनजान है कि कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है क्या, ओके। तो स्टॉक, डेटर और फर्नीचर अभी तक हम इतना ही लिखेंगे। स्टॉक कितना है, क्लोजिंग ये रहा सर 5,10,000 लिख रखा है, तो लिख दो 5,10,000। स्टॉक का तो दे रखा है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ओके। फिर भी हमको बनाना होगा तो हम बना लेंगे। अच्छा डेटर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, मतलब मुझे डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, 1,20,000 ओपनिंग है और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 10%, तो 1,20,000 माइनस 12,000, 1,08,000 लिख दो, 1,08,000, ओके। डेटर का भी हमने छोड़ दिया है, डेटर अकाउंट बना लेंगे। फिर हम क्लोजिंग लाइबिलिटीज पे लिखते हैं टू बैलेंस कैरेट डाउन, बट ओपनिंग ही नहीं थी तो क्लोजिंग भी नहीं। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोडिंग तो हटा दो इसकी, स्टॉक की, स्टॉक गिवन है ना तुमको, उसका लोडिंग हटाओ। टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 5,10,000 इंटू 5,00,000, हाँ जी 10,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, 85,000 लिख दिया। फिर उसके बाद वो एक प्रोविजन और बनाना है ना, वो भी बना दो, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 42,500, इससे भी क्या हो जाएंगे, ब्रांच के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से ही बुक करके चलते हैं अकाउंट में। तो ब्रांच वाले हम क्या करेंगे, अपने डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो 42,500 हम पहले लॉस बुक कर लो, मतलब पहले खर्चा बुक कर दो, इससे आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ओके सर।
अब हमारे को हमारी नज़र में क्या है, सिर्फ क्या बनाना है, हमें डेटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। और हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हम स्टॉक अकाउंट और कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बट अपने को पता है अभी तो कि कैश अकाउंट के अंदर क्या आने वाला है, बैलेंस बचने वाला है, वो हमें आंसर देके पता लग गया। अदरवाइज हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम अकाउंट बनाते तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। हाँ जी, हाँ एक बार देखना पड़ेगा कि भैया सब कुछ करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा था, रेमिटेंस दे रखा था, राइट। तो ऐसा मत सोचो कि रेमिटेंस हो गया तो अब कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर, रेमिटेंस तुमने पूरा नहीं भेजा इसका मतलब, तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, अभी भी कैश का बैलेंस बचा हुआ हो सकता है। नाउ ब्रांच डेटर, डेबिट क्रेडिट, फटाफट लिख लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000 ओपनिंग डेटर्स, श्योर बताओ। 360 है, 3,60,000 समय, कोई बात नहीं। 3 लाख वो जा भी कहाँ सकता है, देखो 3,60,000 पढ़ने वाला बच्चा है, हाँ 3,60,000। अच्छा अब डेटर कैसे कैसे बढ़ेंगे, सर हमने माल बेचा होगा, क्रेडिट सेल्स, तो टू सेल्स, कितने का है क्रेडिट सेल्स, हाँ जी ये रहा 21,50,000 क्रेडिट सेल्स। ओके अब और देख लेते हैं हमारे डेटर के कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। मेगा ओपनिंग डेटर हो गया, फिर क्रेडिट सेल्स हो गया, इनवॉइस टू ब्रांच नो, रिटर्न बाय ब्रांच नो, एक्सपेंसेस नो, पैटी एक्सपेंसेस नो, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर 18,65,000, तो डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश 18,65,000, या फिर ब्रांच कैश भी लिख सकते हो, बाय ब्रांच कैश, कैश में अपने पास ब्रांच कैश। ओके फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर के बाद रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ नो, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट और सेल्स रिटर्न तीनों आ जाएंगे, तो बाय डिस्काउंट, बाय बैड डेट और बाय सेल्स रिटर्न, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेट और बाय सेल्स रिटर्न, लाइन से तीनों लिख दो। डिस्काउंट 185,000, 1,85,000, 1,85,000, दूसरा 15,800 और तीसरा 12,600, कोई बात नहीं 12,600। हाँ जी डेटर अकाउंट में और कुछ आता है क्या, सर नहीं, माल बेचा और वगैरह सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो कितना आ रहा है बैलेंस अपना डेटर का, कितना 431,600, कुछ गड़बड़ है, फोर 431,600, ठीक है करेक्ट है 431,600 टोटल टोटल। अच्छा इस वैल्यू को लिख दें अब ब्रांच अकाउंट में, लिख दो ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग डेटर्स आपके 431,600, ये लो जी ये वाला वैल्यू भी आ गया 431,600। अब हमारे अकॉर्डिंग तो क्या बन गया, बन गया ब्रांच अकाउंट और प्रॉफिट निकाल देते, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, हमें कैश का भी देखना पड़ेगा, क्रॉस कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा सर कैश का देखेंगे तो हम तो स्टॉक का भी देखेंगे, अगर आप स्टॉक का देखते हो एक बार देखते चलो ना, लिखो मत भले ही मेरे को बताते चलो। स्टॉक के अंदर अगर मैं देखूं तो ओपनिंग बैलेंस बताओ फटाफट से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। ओके स्टॉक कैसे कैसे बढ़ा, सर स्टॉक कैसे बढ़ेगा, एचओ देगा तब बढ़ेगा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना 32,10,000। अच्छा जी फिर उसके बाद स्टॉक कम कैसे होगा, जब वो लौटा देगा, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 84,000। ओके और
लेकिन स्टॉक में भी एक बार कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरा अकाउंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैश दे रहे हैं लेकिन देखने में क्या हर्ज है ना, देखने में क्या हर्ज है। 450 32 10 लौटा दिया, कितना 84। अच्छा, उसके बाद हमने जो माल बेचा उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखना पड़ेगा ना, वो भी तो गया है, तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हम माल किस किस को देंगे, या तो हमने एचओ को दिया या फिर बेच दिया, तो बेचा कौन सा, उसका बाय सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, कैश सेल्स के लिए अलग करना पड़ेगा और क्रेडिट सेल्स के लिए अलग करना पड़ेगा। ये कैश सेल्स वाला मामला चेक करते हैं। कैश सेल्स वाला कितना था, कैश सेल्स चेक करियो कितना है, कितना है कैश सेल्स, 13,60,000, ठीक है जी। और कैश सेल्स आप बेचते कैसे हो, इनवॉइस प्राइस पे, तो 13,60,000, इसकी कॉस्टिंग कितनी, इंटू 100 डिवाइड बाय सेम शुड बी डिवाइडेड 120। अच्छा पॉइंट्स में आ गया, कितना है ये, हाँ 11,33,333.33। अच्छा चेक करते हैं भैया ये क्यों आ गया ऐसा। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना, 21,50,000 का क्रेडिट सेल्स था, और कोई सेल्स रिटर्न भी था क्या, हाँ सर कितना था सेल्स रिटर्न, ये रहा 12,600। 21,50 माइनस 12,600 करना, 21,50,000 माइनस 12,600, ओके, इनटू कॉस्टिंग 100 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स कैसे करते हैं, कैटलॉग प्राइस पे, ओके 150। वापस बोलना, 14,24,933.। अच्छा ये इस चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा, इन्होंने इस चीज का ध्यान दिया नहीं। खैर, और तो तुम्हें स्टॉक का कुछ दिख नहीं रहा, कहीं से आया कहीं से गया, नहीं सर। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आईपी पे, 5-10। अच्छा जी सर, ये मैच क्यों नहीं हो रहा पता है, कोई बताएगा सर, ये क्या था, आईपी पे था सर, ये क्या था, आईपी पे था सर, ये क्या था, और तुमने क्या कर दी, उन सब की कॉस्ट निकाल दी। जब आईपी पे बना रहे हैं तो सारा ही किस पे बनाओ, ओके मैं कैलकुलेट करवाता गया, तुम कैलकुलेट, तो भैया कैश सेल्स तो आईपी पे ही था, तो आईपी पे कैश सेल्स कितना, 13 लाख, इसलिए पॉइंट्स में नहीं आएगा। अच्छा क्रेडिट सेल्स को हमें आईपी पे लेके आना पड़ेगा, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, सेम शुड बी डिवाइडेड, 150 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 120, वेरी गुड, 17092, एक बार 1709920, हाँ जी। अब देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है, अभी भी गड़बड़ आ रहा है ना अपना, इनका कितना आ रहा था 5,10,000 और अपना अभी भी गड़बड़ आ रहा है। बताओ अपना कितना आ रहा है, 5,06,000। इसका मतलब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने को तो 5,06,080 आ रहा है, और ठीक है हाँ जी 431,600, और इनका लगा रहा है, और कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लेना एक बार हमारी तरफ से। स्टॉक अकाउंट इन्होंने बोला थोड़ी है, since in question invoice price is given, so Jaipur branch stock account should be prepared at invoice price. इन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं है स्टॉक को, तो वापस चेक कर लो एक बार। स्टॉक ओपनिंग 4.5 आईपी पे, फिर उसके बाद रवाना किया गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच आईपी पे 3210, फिर उसके बाद लौट के आया आईपी पे 84,000, फिर उसके बाद कैश सेल्स था 13,60,000,
उसकी कॉस्टिंग नहीं जानी थी, उसको हमें आईपी पे देखना, तो आईपी पे ही था। फिर क्रेडिट सेल्स 2150, ये कैटलॉग प्राइस पे था, 150 ही था कैटलॉग प्राइस, उसको हम 120 पे ले गए। अभी बस इसमें इन्होंने मेरे को लग रहा है गोल्ड मार्क कर दिया कि ये जो रिटर्न है ना बाय ब्रांच डेटर, ये भी बस वही होगा, फिर तो कैटलॉग प्राइस पे होगा, ब्रांच डेटर है इसका मतलब, तो हमने 150, हमने तो सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो सही होना चाहिए। हाँ इन्हीं में कुछ गड़बड़ है, इन्हीं के अकाउंट में, क्योंकि स्टॉक का तो इतना ही है, स्टॉक का कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं। चलो खैर छोड़ो, एक बार इसको और मैं कल बता दूंगा, टाइम हो रहा है। ब्रांच कैश और बताओ, ब्रांच कैश भी चेक कर लो। ब्रांच कैश, ब्रांच कैश भी वो देख लो कितना आएगा। ओपनिंग में कुछ है क्या? नहीं, अगर कुछ मिलेगा मेरे को तो देख लूंगा, वरना हाँ इनकी ही कोई ना कोई मिस्टेक रही है बनाने में ही। अच्छा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद क्या, टू और कहीं से पैसा आया क्या? एचओ से पैसा आया है क्या? हाँ जी, ब्रांच कैश, एचओ से कितना पैसा आया? एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। सर एचओ ने कहाँ दिया आपको पैसा? एचओ ने तो दिया ही नहीं आपको पैसा, एचओ ने खुद के लेवल पे खर्चा किया है, तो एचओ से पैसा नहीं आया है यहां पर। अच्छा, तो हमारे पास फिर पैसा कहां से आया है? सर हमारे पास पैसा आया है माल बेचने से, टू सेल्स, और हमारे डेटर से, टू ब्रांच डेटर्स। सेल्स कितना था, कैश सेल्स फटाफट बताओ? 13,60,000। और क्रेडिट सेल डेटर से कितना पैसा आया? सर डेटर से पैसा आया था 18,65,000। ओके, देखना कितना होता है दोनों। और एचओ को तुमने कितना दे दिया? एचओ को रेमिटेंस 32,10,000। अभी देखना कुछ बैलेंस बच रहा है क्या? कितने का? 15,000 का। और इनके आंसर में कितने का बच रहा है? 14,000 का। कुछ खर्चा वर्चा इधर उधर हुआ है क्या? हाँ जी, देख लो। सर ये पैटी एक्सपेंसेस कहां से किए हैं? इनके लिए कहां से आया होगा? 11,000, ये भी तो हुए हैं। हाँ जी, ये भी हुए हैं, 11,000 का ये भी हुआ है। लिखो बाय पैटी एक्सपेंसेस, देखते हैं। बाय, गलत लिखवा दिया ये, सिर्फ 32 लाख ये क्या? 10,000 कौन बोला था? मेरे को थोड़ी ना पता था, मैं तो फटाफट लिख रहा था बस। अमन बोला था, ठीक है ओके। इस ब्रांच कैश से आपके क्या हुए होंगे? पैटी कैश में भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पैटी एक्सपेंसेस में तो बाय पैटी कैश कितना? 11,000। अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है? 14,000। अब सही आ गया, चलो ये तो सही हो गया, 14,000। ओके, पैटी कैश बनाने की जरूरत है क्या? अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आ गया? नहीं, 11,000 आपने वहां पे ट्रांसफर किया और उससे क्या हो गया? 11,000 का खर्चा हो गया है, तो पैटी कैश बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रांच पैटी कैश भी सर हम बनाते थे, हमने सीखा है, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ नहीं, नील। उसके बाद पैटी कैश से हमने कहा, मेन कैश से टू ब्रांच कैश से पैटी कैश में ट्रांसफर किया 11,000 रुपए, और उससे पैटी एक्सपेंसेस कर दिए हैं। पैटी एक्सपेंसेस कितने? 11,000 रुपए। तो हमारे पास क्लोजिंग में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, पैटी कैश का बैलेंस भी कुछ नहीं बचा, नील। सब चेक कर लेना चाहिए भैया कि ठीक है। ओके डन। ब्रांच कैश समझ में आया? 11, 14,000। अब ये डेटर का सॉरी स्टॉक का लफड़ा पड़ रहा है, वो देख लूंगा मैं, ठीक है ना, अगर कुछ हुआ तो, वरना पक्का कहीं ना कहीं किशन ने ही देने में मिस्टेक कर दिया है। हाँ जी, अब बस आप क्या करना, अपने ब्रांच अकाउंट में क्या कर देना, इस कैश का बैलेंस भी लिख देना 14,000, और ब्रांच में जनरल P&L कैलकुलेट कर देना, प्रॉफिट है कि नुकसान। मेरे ख्याल से नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है क्या? प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ कितना आया? अच्छा आ रहा है प्रॉफिट 3 लाख।
यही आ रहा है क्या? ठीक है, 371 टू जनरल पी एंड एल। ओके डन। हाँ, ये किसी को लिखना हो तो ये वाला लिख लो, ये लो। स्टॉक का एक बार मैं कल और देख लूंगा, अगर कोई दिक्कत हुआ तो, अगर कुछ करेक्शन हुआ तो ठीक है, वरना इनका ही मिस्टेक है कहीं ना कहीं। अच्छा सर, एक घर पे अकाउंट बनाना है, कौन सा? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना लोगे क्या? सीखा तो है ही नहीं, बनाओगे कहां से? हाँ जी, कोशिश कर सकते हो। स्कैनर का आंसर तो है ही तुम्हारे पास, तो वहां से भी कोशिश हो सकती है। आपने ये जो ब्रांच अकाउंट बनाया है, वहां पे जहां जहां गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है उसे सेकंड पोस्टिंग ही तो करनी है, और उसके बाद सबसे लास्ट में प्रियांशु, गुड्स सेंड टू ब्रांच का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा? जैसे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग में ही। वैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच भी कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग। बस, और कुछ नहीं करना। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।